जब आप वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो जब आप चढ़ना शुरू करते हैं आपके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, चढ़ते जाते हैं। और जब आपके पाँव बिल्कुल थक जाते हैं और चढ़ाई और ज़्यादा आपको लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा एक एंड होता है कि अब 1 किलोमीटर दरबार रह गया है, तो आपकी जो खुशी है जब आप जाके वहाँ दरबार में खड़े होते हैं और जो सुकून मिलता है, जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो उस दर्द को कम कर देती है। वैसे सक्सेस में भी है। तो जब आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए आप सफलता के करीब है। मेरा सफर संघर्ष से शिखर तक पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। तो आज हमारे मेहमान हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पिछले 27 सालों से आप लोगों को, हम लोगों को, सबको सर्विस देते आ रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद हैं कोच मनोज कुमार जी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं मनोज सर का। सर थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर शुरुआत करते हैं जी। मनोज सर, आपकी संघर्ष की जर्नी से शुरुआत करते हैं कि आपका, जैसा कि बात करते हुए पता चला था, 27 साल से आप इस इंडस्ट्री के अंदर हैं। आप लीडर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, ट्रेनर भी रहे, तो आज आप कहाँ पर पहुंच चुके हैं और क्या क्या संघर्ष आपकी जीवन में रहे और कब से शुरुआत की थी आपने सर? जी, थैंक यू राहुल जी। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया अपने इतने बड़े चैनल पर बुलाने का। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक एक्सपीरियंसेस हम शेयर नहीं करते हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रगल होते हैं, अलग अलग सक्सेस स्टोरीज होती हैं, तो आपका ये जो कदम है उसको मैं सराहता हूँ। और आई लव कि मैं दोबारा भी आपके यहाँ पर रेगुलर आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपने संघर्ष की बात की। संघर्ष मेरे जन्म से जुड़ा हुआ है एक्चुअली। और जन्म से कैसे है कि मैं 1 मई को पैदा हुआ हूँ, लेबर डे होता है, तो कोई भी चीज़ आसानी से मिलती नहीं है। तो चाहे वो पढ़ाई का टाइम हो, स्पोर्ट्स में रहे हो, तो हर जगह स्ट्रगल रहा है। पर अब क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग, हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि डायरेक्ट सेलिंग हमें मिला, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला। और संघर्ष तो चलता ही रहता है, हर लेवल पे संघर्ष आदमी के जीवन में, वो कितना ही सक्सेसफुल हो जाए तो संघर्ष तो जारी रहता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में संघर्ष हमने बहुत किया और स्टिल संघर्ष ही चल रहा है चीज़ों को और बड़ा करने का, क्योंकि सपने बड़े हैं। और सिर्फ जब एक लेवल होता है कि आदमी अपने सपने पूरे करता है, फिर जब आप दूसरों के सपनों से कनेक्ट हो जाते हो, जब आप लोगों को आशाएं दिखा देते हो, जब लोग आपसे कनेक्ट होते हैं और बहुत सारी उम्मीद करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो अब फिर आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए संघर्ष करते हो। तो ये चलता रहता है, और ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं जिन्होंने संघर्ष पूरे जीवन में किया है। सो डायरेक्ट सेलिंग 98 में सर मुझे पहली बार मौका मिला। मैंने अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा दिल्ली से। और स्पोर्ट्स में भी मैं रहा हूँ, ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट मैंने किया है, तो स्पोर्ट्स में भी करियर बनाने की कोशिश की। तो आपको पता है क्रिकेट के सिवा इस देश के अंदर कोई और स्पोर्ट्स ज़्यादा तवज्जो लोग देते नहीं है। तो फिर जॉब के रहते रहते मुझे किसी ने अपॉर्चुनिटी बताई थी। 98 में मैं एक कंपनी में जुड़ा, और जब वहाँ पर देखा मैंने कि मतलब बहुत कम एज के लोग, अनएक्सपीरियंस लोग, और 13-14 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, और उनको जिस कैसे तालियां बजा के उनका वेलकम किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम इनसे अच्छा कर सकते हैं, या हम भी कर सकते हैं। तो ऐसी थॉट्स आई, और सन 2000 में मुझे मौका मिला क्रूज़ पे जाने का, थाईलैंड के अंदर। तो वो जब क्रूज़ पे जब गए तो तब चक्षु खुले कि यार जीवन क्या है, लोग कहाँ तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और क्या लर्निंग पॉइंट्स हैं। तो उसके के बाद से जब हम क्रूज़ में एंटर किए तो मुझे ऐसा लगा मेरे फैमिली के हर सदस्य, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, या वो सब लोग जो अपनी ज़िंदगी में कुछ जीना चाहते हैं, अच्छे सपने देखते हैं और सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो वो वहाँ पर जो है मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इस काम को करना चाहिए और इस इंडस्ट्री में बड़ा कुछ किया जा सकता है। इस स्ट्रगल रहा, वहाँ से आने के बाद चीज़ें बदली। नए नए हर 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक नया ट्रेंड आता है, नई कंपनीज आती है, नए तौर तरीके आते हैं। तो जब वो चीज़ें बदलाव आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। अगर संघर्ष की बात करें तो शुरुआत में क्या होता था, अभी तो खैर फैसिलिटीज़ बहुत हैं आपके पास ऐसी बहुत सुविधाएं हैं जिनसे आप आज जूम कर सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। लेकिन वो टाइम था 98 का, जब आपको नई इंडस्ट्री थी, कोई सिखाने वाला नहीं था, और कैसे आप उसको सीखोगे, कैसे करोगे। तो कहीं मीटिंग करने भी जाना है तो आपके पास इतने पैसे नहीं होते थे,
तो आप या तो रोडवेज बस में जा रहे हो, और रोडवेज बस में भी मान लीजिए एक बार मुझे सफ़र याद है, तो हम दिल्ली से, और मैं उदयपुर गया था ट्रेनिंग करने के लिए। तो जब ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर हम गए, जब प्लान शो करने के लिए गए, मीटिंग लेने के लिए गए, तो वो इतना लंबा सफ़र था, जगह जगह बस रुकती थी, गर्मी, और प्रोजेक्टर भी वो हुआ करता था जो स्लाइड प्रोजेक्टर होता था, तो वो साथ लेके जा रहे हो आप। तो वो उस टाइम पे कॉल्स नहीं होती थी, तो कहीं से पीसीओ से आप फ़ोन करके बात कर रहे हो घर में या कुछ। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो आज भी याद है। उस तरह इतना डिफ़िकल्ट था, लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने स्ट्रगल किया आज वो बहुत कामयाब भी हैं। तो उसके बाद आदमी आप पे यकीन नहीं करता, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है पहले बहुत अनऑर्गेनाइज्ड थी। इवन अभी भी बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छी नज़रों से इसको देखते नहीं हैं। उसका कारण ये है कि जो फेलियर का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, और उसमें कारण कुछ भी हो सकता है, कंसिस्टेंसी नहीं है या फिर आप ये मान लीजिए आदमी कहीं टिकता नहीं है चीज़ों को लेके। तो ये सारी चीज़ें होती, तो स्ट्रगल तो सर आदमी को, आपको जैसे अब हेल्थ केयर की बात करें, अब पहले क्या होता था एजुकेशन की, जैसे मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, शायद आप भी वैसे ही पढ़े हो जैसे हमारी पढ़ाई हुई है सरकारी स्कूलों में जी। तो सरकारी स्कूलों के अंदर ना तो टीचर होते थे प्रॉपर, ना ही एजुकेशन पे इतना ज़्यादा सिस्टम हुआ करता था। तो वहाँ इतनी एजुकेशन हमने नहीं ली जितनी एजुकेशन हमने डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद किताबें पढ़नी शुरू करी। उसके बाद इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश की क्लासेस ली, या इंग्लिश की वीडियोस देखी, या उसको बोलना सीखा। तो इस तरीके से बहुत सारी सीख। अब आ गया हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो लोगों को आम तौर पर जब हम पूछते हैं तो हम पूछते हैं कि भाई आपका शरीर किस चीज़ से बना है, तो जनरली एक ही सवाल होता है कि जी 5 तत्वों से बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ये। तो होता क्या है कि अब सेल्स की बात आ गई, तो बॉडी अपने आप में एक इतना रिसर्च का सेंटर है कि मतलब आप अगर आज हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हार्ट में भी आपको 3-4 स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से अब आप हेल्थ का कॉन्सेप्ट में गए और आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। तो पहले क्या होता था, आदमी थोड़ा बहुत यकीन कर, लेकिन आज अवेयरनेस है, तो अब और डिफ़िकल्ट हो गया है चीज़ों को बताना कि किस किस का खाएं, क्या क्या खाएं। तो वो एक स्ट्रगल हमने देखा कि उस टाइम पे हमने फिर शरीर को पढ़ा कि भाई सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ऑर्गन्स क्या होते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, किस सेल को कितने प्रोटीन विटामिन चाहिए, इन सब चीज़ों पे काम किया, उसकी ट्रेनिंग्स ली, एजुकेशन ली। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जब एक कामयाबी पे पहुंचते हैं तो आपको वो सक्सेस का ही नहीं पता होता कि पैसा तो आ गया, लेकिन पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। आज तो बहुत सारे जरिए इन्वेस्टमेंट करने के, प्लानिंग करने के। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि आपके ऊपर आपके जो अपने लोग हैं, जैसे आपकी फैमिली के लोग हैं, उन्हीं को ट्रस्ट नहीं होता, आपके जो दोस्त हैं उनको ट्रस्ट नहीं होता, आपके जो नियर बाय पड़ोसी हैं उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो कई लोग कहते हैं पता नहीं कौन सा काम करते हैं, लोग सवेरे जाते हैं टाई बांध के और बस आ जाते हैं, हमें तो समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अभी हो रही है। और स्ट्रगल तो सर आज भी जारी है, तो अगर स्ट्रगल ही बताएंगे तो मैं कहूँगा कि 10-12 दिन थोड़े पड़ेंगे। तो लेकिन ये है कि मतलब अभी इजी है काम करना, आसान है। और कोई भी ऐसा काम, चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, इवन आप आज ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ये चैनल चला रहे हैं, एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रगल इन देयर लाइफ। कोई भी बड़े बुलंदी तक बगैर स्ट्रगल के नहीं पहुंचता है, और हर आदमी को ये प्रोसेस है, इससे पक्कर ही निकलना पड़ता है। तो मैं उनमें से कोई नया नहीं हूँ। मतलब अगर सीधे शब्दों में एक बात संघर्ष के ऊपर रखी जाए सर जी, तो जितना संघर्ष जिंदगी में आ रहा है, इससे अगर एक पॉजिटिव मैसेज निकाला जाए तो वो व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ रहा है। 100% सर, अगर 100%। संघर्ष आ रहा है तो मतलब सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर। देखिए, जब आप वैष्णो देवी जाते हैं दर्शन करने के लिए, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, तो जब आप चढ़ना शुरू करते हैं आपके अंदर जोश होता है, जुनून होता है, चढ़ते जाते हैं। और जब आपके पाँव बिल्कुल थक जाते हैं और चढ़ाई और ज़्यादा आपको लगती है, लेकिन वो थोड़ा सा एक एंड होता है कि अब 1 किलोमीटर दरबार रह गया, तो आपकी जो खुशी है जब आप जाके वहाँ दरबार में खड़े होते हैं और जो सुकून मिलता है, जो आत्मा को तृप्ति मिलती है, वो उस दर्द को कम कर देती है। वैसे सक्सेस में भी है। तो जब आपका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो समझ लीजिए आप सफलता के करीब है। दर्शकों को ये मैसेज आपकी तरफ से ये दिया गया है कि अगर संघर्ष लाइफ में आ रहा है तो इसका मतलब सही रास्ते पर है। एग्जैक्टली। और जिनकी लाइफ में संघर्ष नहीं है, सुबह उठते हैं और अपना शाम तक छोटे मोटे काम करते हैं और फिर आकर
टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, सो जाते हैं, उनकी लाइफ में संघर्ष कम है। कंफर्ट जोन है सर, कंफर्ट जोन में। आपके फोन की बैटरी खत्म नहीं होगी, आप यूज नहीं करोगे तो उसे। करेक्ट। तो सर इस दौरान आपका 27 साल का अनुभव है, ऐसा कोई क्षण आपको याद आ रहा है सर कि जब आपका मन किया हो कि यार अब नहीं हो पा रहा यार, छोड़ देते हैं, वो लम्हा अगर दर्शकों को पता चल जाए तो? सर क्या होता है, शुरुआत में जब आपको सफलता मिलती है तो सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको असफलता का फेस करना पड़ता है तो लगता है बेकार है, चीज़ें नहीं हो रही। तो बहुत लोगों ने ये बोला कि आप इंजीनियर होके जो है तेल साबुन बेच रहे हो, ठीक है, तो मतलब इंजीनियर एक बड़ी चीज़ मानते हैं, तो तेल साबुन बेच रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब मैंने एक बार मर्सिडीज अचीव की थी सर, मैं आपके सवाल पे भी आऊँगा, तो मर्सिडीज अचीव की तो मैंने उस कंपनी के अंदर स्टेज पर था मैं और 750-800 लोग थे कानपुर में। तो लोगों ने पूछा कि भाई सर आपकी सक्सेस का क्या राज है? तो मैंने कहा कि भाई ये क्या है, उठा के बोला, तो उन्होंने बोला कि साबुन है। मैंने दूसरा प्रोडक्ट उठाया, ये क्या है, पेस्ट है। मैं तीसरा सा प्रोडक्ट उठाया तो मैं कहा ये क्या है, वो कहने लगे जी शैम्पू है। तो मैंने कहा यही फ़र्क है मुझ में और आप में, ये आपको साबुन, शैम्पू और पेस्ट नज़र आते हैं, मुझे पहले दिन से इसमें मर्सिडीज नज़र आती थी, तो मेरे को ये इसलिए मैं आज मर्सिडीज पे हूँ। और ये प्रोडक्ट जब मैं खुद भी यूज़ करता हूँ तो मुझे लगता है कि घिस रहा है तो ख़त्म होगा तो मैं नया खरीदूंगा, फिर उसके ऊपर बिजनेस वॉल्यूम मिलेगी, बिजनेस वॉल्यूम बनेगी तो मेरा चेक बनेगा। यही काम मेरी डायरेक्ट डाउनलाइन करनी है सारी की सारी, तो बिजनेस चेक बनेगा तो मेरे सपने पूरे होंगे। तो आज आपका जो सवाल था सर वो कि भाई मैं कभी ऐसा जीवन में हुआ है सर, 100% हुआ है। एक बार क्योंकि नई नई चीज़ें आएंगी, नया लुभावनापन, डिस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी जैसे आज की डेट में तो बहुत कुछ है, हर दिन आपको नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, कोई किसी चीज़ को बताया, कोई चीज़ को। तो सन 2000 में सर हमारा भी डिस्ट्रक्शन हुआ और हमको एक कंपनी आई जिसने कहा कि भाई आपको वीकली पैसे मिलेंगे और ये चीज़ें होंगे। तो हमने देखा कि लोग वहाँ पर जो है पैसा कमा रहे हैं हफ्ते के अंदर, यहाँ पहले महीने में पैसा आता है और हफ्ते में भी कोई 50,000 कमा रहा है, कोई लाख। अब उस टाइम पे लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो जब उस टाइम पे लगा तो मैं उसमें किसी अपलाइन के इन्फ्लुएंस में आके चला गया, लेकिन 2-3 महीने में मैंने देखा वहाँ पर कि ये सिर्फ हवा बिक रही है। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, जब लोगों के कंप्लेंट्स आने लगी, लोगों ने कुछ कहा, तो हमने जो पैसा कमाया था वो हमने लौटाया उनको, और फिर हमने कान पकड़ लिए कि ज़िंदगी में अब हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। और हमने जो है सर फिर मैंने एक शोरूम खोला जो पैसा कमाया था, और इसमें सन 2001 की बात बता रहा हूँ आपको। शोरूम खोला, उसमें गिफ्ट आइटम और रेस्टोरेंट और फास्ट फूड ये सब लगा के बैठ गए, और जो आते थे लोग कि भैया हम प्लान देख लो, तो मैं उनको खिला पिला के भेज देता कि नहीं करना है। लेकिन वो 1 साल जो है कट तो गया, हम पूरे दिन बैठे रहते थे, लोग आते थे, रोज़ मिलने जाते थे, 40-50 लोग मिल के उठ के चले जाते थे। पर जो एक ज़िंदगी में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो ज़िंदगी जी कि लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, लोग आपके पाँव छू रहे हैं और लोग आपके लिए दुआएं दे रहे हैं, फिर घूमना फिरना, स्टेज पे बोलना, तालियों की गड़गड़ाहट, वो वहाँ नज़र नहीं आ रही थी। वो आपस में शोरूम खुला हुआ है तो दूसरे ने खोल लिया वहीं आके, तो आपस में लड़ाई हो रही है, कंपटीशन हो रहा है, तो कुछ आप रुक से गए थे। तो फिर मुझे ICICI प्रूडेंशियल के अंदर किसी ने बुलाया, तो मैं वहाँ पर एज ए ट्रेनर मैंने वहाँ पर 1.5-2 साल काम किया, और उसके बाद फिर से वापस वही चीज़ है कि नहीं यार, क्योंकि ये जो डायरेक्ट सेलिंग और पॉलिटिक्स एक जैसी चीज़ है लगभग। आपने जब ये कर ली कुछ दिन, तो आपको इसमें इतना मज़ा आने लगता है कि आप इसे छोड़ नहीं पाते, चाह कर भी नहीं छोड़ पाते। आपने देखा होगा गली के अंदर, आपने बचपन से 40-50 साल से देखा होगा, एक व्यक्ति है जो किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, वो अलग बात है, पार्टियां आजकल बदलते रहते हैं, बट फिर भी उसका नेतागिरी का वो नशा जो है ख़त्म नहीं होता है। तो वो आज तक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी नहीं बना है, वो काउंसलर भी नहीं बन पाया पिछले 50 साल में, बट आज भी उसको राजनीति का नशा है। वो पूरी ज्ञान आपको देगा, पूरे सब चीज करेगा। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग में भी तो एक बार हुआ था, लेकिन सर ये फर्क नजर आया जब हम इससे बाहर निकले और जब इसमें थे कि डायरेक्ट सेलिंग एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर आप आज के ज़माने में देखिए, एक पॉलिटिशियन दूसरे को पॉलिटिशियन नहीं बना सकता है। अपनी सीट तो कोई नहीं देता ना, ठीक है, वो लगे रहते हैं, चांसेस होते हैं। एक वकील दूसरे को वकील नहीं बना सकता, एक IAS दूसरे को IAS नहीं बना सकता है।
तो किसी भी प्रोफेशन में कोई किसी को डुप्लीकेट अगर एक आदमी कर भी दे तो बहुत सारा नहीं कर पाता। बट अगर आप किसी कंपनी में सक्सेसफुल हैं, आप डायरेक्ट सेलर हैं और आप 2 करोड़ रुपए या 2 लाख या 5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने पे, तो आप अपने जैसे 1000 लोगों को भी वैसा बना सकते हैं, क्योंकि सिस्टम का, इस डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ऐसा है। तो बाहर जाने के बाद एक लगा कि नहीं यार, ये बेस्ट है। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, नई चीज़ों की हमेशा अवहेलना होती है, और हम ये प्रूव करेंगे कि ये इंडस्ट्री अच्छी है, इसको अच्छे तरीके से किया जा सकता है। और आज ऐसे हजारों लाखों सक्सेस स्टोरीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जिन्होंने प्रूव किया है कि ये इंडस्ट्री अच्छी है। सर आपने बताया कि आपने 1998 से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। जी सर। तो ये वो दौर है सर, मेरा भी जन्म 1984 में हुआ। जी। तो लगभग मैं भी 14-15 साल का तब तक हो गया था जब आपने शुरुआत की। तो उस टाइम सर ना तो मोबाइल हुआ करते थे, ना इतने सारे ओला उबर या इतने सारे ट्रैवल के संसाधन हुआ करते थे। हम भी जब दिल्ली से, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, जब हम गाँव जाते थे जी सर, तो पूरा दिन लग जाता था। 100 किलोमीटर मेरा गाँव है जी, तो पूरा दिन लग जाता था 100 किलोमीटर जाने में। अब मैं आज की डेट की बात करें तो 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं 2-2.5 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं। तो उस टाइम सर बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करके आपने जो भी इनकम आपने अर्न की, कब तक कितने रुपए तक पहुंच गए, इनसे पहले की एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। परिवार वालों ने, आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आपके परिवार वालों ने, आपके माता पिता ने, आपके भाई बहनों ने, उन लोगों ने आपको क्या इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में जाने के लिए आपकी सपोर्ट की थी, या आपके फैसले की तारीफ की थी, या उन्होंने रोका था? क्योंकि बहुत सारे लोग ना आज परिवार के मना करने के कारण रुके हुए हैं। तो उस समय सर तब इस बिजनेस को ज़्यादा जानते भी नहीं थे, और इक्का दुक्का कंपनी आई थिंक उस टाइम इंडिया में चलती थी। जी जी। तो उस टाइम आपने कैसे मन बना आपका कि मुझे जाना चाहिए, और आपके परिवार वालों का क्या रोल रहा सर उस टाइम? सर मेरे पिताजी इंडियन एयरलाइंस में थे और अच्छी जॉब थी उनकी, और उनको करीब करीब 8 या 9 बार विदेश जाने का या फ्री टिकट्स मिलते थे एयर इंडिया से। तो उनके लिए फ़्लाइट और ये सब बड़ी चीज़ें नहीं थी। तो मैं क्योंकि सबसे छोटा हूँ, 5वें नंबर पे था, तो मैं एजुकेशन के लिए लगा हुआ था। तो मैंने जब इंजीनियरिंग की सर, मैं, आपने कहा बसेज नहीं चलती थी, उसने कम चलती थी, मतलब बहुत दिक्कत आती। तो छतरपुर हम रहते थे सर, और यहाँ से हिंडन जो एयरपोर्ट है उसके, हाँ जी, हिंडन जाना होता था। तो सर आप ये लगा लीजिए कि मेरे को कम से कम 3 घंटे आने में और 3 घंटे जाने में लगते थे। तो कनेक्टिंग करते, और 2000 रुपये की नौकरी करता था मैं। जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, जब मैं वहाँ गया देखने के लिए, तो मैंने कहा यार 14,000 रुपये कमा रहा, तो 2,000 रुपये कमाने वाला एक इंजीनियर 14,000 रुपये वाले आदमी को देखता तो लगता है यार ये कर सकता तो अपन भी कर सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि फैमिली को ये लगता था कि सिर्फ जॉब करना या इंजीनियर की नौकरी करना, डॉक्टर बनना, ये सभी सही है, बाकी सब बेकार है। करेक्ट। हमारे पिताजी भी उनमें से थे, वो पढ़ाई के नाम पे सब कुछ करते थे, बाकी अगर कुछ और शौक पूरे करने थे कि इसके लिए पैसे नहीं है, अपने खुद कमाओ और कर लो। तो मुझे लगा कि यार आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं, अभी तो खैर बदल गया ट्रेंड है, अभी तो आप बच्चों को दोस्त की तरह रखते हैं, पहले नहीं होता था, पहले तो 1 साइडेड होता था। करेक्ट। टॉप टू बॉटम चलता था, भैया वो उन्होंने जो कह दिया वो चलेगा। तो होता ये था कि मेरे को ऐसा फील हुआ, मैंने कहा ये चीज़ मैं बोलूँगा घर में तो कोई मानेगा नहीं, और हर काम जैसे आजकल या पहले भी लड़के करते थे, कोई फालतू का तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, या कोई और मूवी देख रहा है, कुछ कर रहा है, या क्रिकेट खेलने जा रहा है बगैर बताए, तो वो जब चीज़ें नहीं पूछता था, तो अच्छे काम के लिए भी मैंने कुछ, एक बार थोड़ा सा मैंने पार्ट टाइम किया कि जॉब के लिए भी करते रहे। भाई घर वालों को 2,000 कमाता है, 3,000 रुपये कमाता है, जो भी, तो वो 2,000 मिलने चाहिए। तो मैंने कहा मैं पार्ट टाइम काम करूंगा, तो मैं चुपचाप किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, छुप के आपने काम? छुप के मैंने काम किया सर। और मैं जब जॉब के बाद सैटरडे संडे होता था तो उसमें जाता था और भी बात करता था लोगों से। मुझे याद है सर, एक दिन टिकट के पैसे नहीं थे और मुझे कोटा जाना था। अब क्या हुआ कि जनरल डब्बे में बैठ गए। अब जनरल डब्बों का हालत आपको पता है कैसे, तो टॉयलेट के सामने सर अखबार बिठा के उस पर बैठ के पूरी रात सफ़र करके गए हम। वो दिन आज भी याद है, लेकिन उस दिन वो फील आई कि नहीं यार, इसी ट्रेन, ये ट्रेन है ना, इसमें फर्स्ट क्लास एसी भी है, आने वाले टाइम में फर्स्ट क्लास एसी में एसी से जाऊंगा, और हम गए इससे। तो क्या, जब तक आप वो दर्द नहीं महसूस करोगे, वो फीलिंग्स कनेक्शन नहीं होगा कि यार कैसे लोग जनरल में सफ़र कर रहे हैं, ऐसी बहुत जनता है जो कर रही है जनरल, लेकिन उससे भीड़ से डिसीजन ही तो लेना होता है। ट्रेन तो वही है,
उसमें जनरल डब्बा भी है, स्लीपर क्लास भी है, फर्स्ट एसी, सेकंड, थर्ड सब है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, स्टेशन वही, ट्रेन वही, ड्राइवर वही। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस में एंट्री करोगे। तो ये माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। तो हमें ये लगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है इसमें पॉसिबिलिटीज है, बिकॉज जॉब में आपका अप्रेजल जो होता है या वो इतना जल्दी नहीं हो सकता, बट यहाँ हो सकता है। तो हमने वो जो ड्रीम लगाए, चिपकाए, चीज़ों को किया, तो तब समझ में आया कि नहीं किया जा सकता है। फिर मेरा सर फोटो छपा मैगजीन में, कंपनी की मैगजीन में, और उसी के कारण मेरी जो है शादी हुई। क्योंकि उस टाइम पे फोटो छपना बहुत बड़ी बात थी, इतना सा फोटो छपा। मैं नॉर्थ इंडिया का डायरेक्टर बना था उस टाइम पे। तो जब लोगों को देखा, अरे यार बंदे की, तो जैसे बात होती है ना अड़ोस पड़ोस में कि अखबारों में छप रहा है नाम, बड़ी बात है। तो तब भी मेरी फैमिली कन्विंस नहीं हुई थी। मतलब मेरे फादर को लगता था क्या पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं। मैं बीमार हुआ सर, कम से कम 500 लड़के लड़कियां और लोग हॉस्पिटल में, 5-7 दिन रहा मैं मेरली में। तो 500 लड़के लड़कियां, मतलब ग्रुप बहुत बड़ा था। तो गुलाब लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो मेरे बेटे को, मतलब उसने पूछा हॉस्पिटल के ऑनर ने कि यार आपका बेटा करता क्या है। तो आपके फादर से पूछा कि भाई इतने लोग तो किसी नेता के साथ भी नहीं आते जितने यहाँ पड़े रहते हैं, क्या करता है ऐसा काम। तब मेरे फादर को उस दिन रियलाइज हुआ कि मेरा बेटा कुछ तो अच्छा कर रहा है कि इतने लोग इसके चाहने वाले हैं। फिर उन्हें और यकीन हुआ जब मैंने उन्हें टिकट्स दिखाए कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तो फ्री में मिलते थे। क्रूज पे जा रहा हूँ, तो क्रूज बहुत बड़ी चीज होती थी सर उस टाइम पे। जकूजी बात, अब मतलब जकूजी बात लोगों को पता ही नहीं थी। जी जी, हम लोग क्या भी नहीं पता। हाँ, तो जकूजी बात में हमको वहाँ जब क्रूज पे गए, जकूजी बात, तो एक हमारे साथ वहाँ का पलवल का लड़का गया था, कह रहा है यार आज तक तो जोड़ में ही नहाए हम भैंसों के साथ, आज पहली बार इसमें नहा रहे हैं। तो वो चीजें जब पता लगी तो लगा नहीं यार ये इंडस्ट्री कुछ तो है। तो फिर जो है सर, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा, और घर वालों ने फिर सपोर्ट करना शुरू किया कि हाँ, मेरी शादी भी मतलब उसी वजह से ही, मेरे फोटो देख के। और फिर हमने एंजॉय किया लाइफ को। तो लोगों में सक्सेस स्टोरीज बनने शुरू हो गई कि भाई पहले आदमी के पास बाइक थी, फिर कार आई वैगन आर, फिर मर्सिडीज बेंज आई, ऐसे धीरे धीरे सक्सेस चलता रहा। घर वाले और बाहर वाले सभी लोग आपका सपोर्ट उसी दिन करेंगे जिस दिन आप सफलता चखने लगेंगे, सफलता दिखाने लगोगे लोगों को। उसमें भी सर दो चीजें हैं सर राहुल सर, उसमें भी नहीं करेंगे लोग, आप कितने सफल हो जाओ। कुछ लोग ऐसी वैरायटी, ऐसी जंतु होते हैं आपके रिलेशनशिप में ही, जैसे मेरे ससुराल वालों की तरफ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आदमी को आज तक भी ये डिससेटिस्फेक्शन है। उसको सबको कहता मुझे ये समझ में नहीं आता है करते क्या है। मतलब पूरी दुनिया को पता है कि इतना ये काम कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो कुछ लोग डिससेटिस्फाइड हमेशा रहेंगे सर, और ना हमें उन्हें कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने के लिए। वो निंदत नेड़े राखी, वो कहावत है ना, तो वो रखने भी चाहिए, क्योंकि वो ही बताते हैं आप गलती कहाँ कर रहे हो। बिल्कुल सही है जी सर। सर ये इंडस्ट्री मुझे जहाँ तक आइडिया है 30 सालों से इंडिया में चल रही है जी, और आज भी इसका फ्यूचर कुछ लोग मानते हैं कि ये कुछ ही समय और चलने वाली है, कुछ लोग बोलते हैं कि अब इसका टाइम जा चुका है। आपका क्या मानना है सर, इसका क्या फ्यूचर है? सर इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और इनफैक्ट आज की डेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोगों ने, मैं क्योंकि जितनी भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो FDS से हो, फिडसी हो, इन एसोसिएशंस के साथ में रहा हूँ, और हमने उन्हें बनवाने में या जो भी मतलब जितना कंट्रीब्यूशन था हमने किया था। उस टाइम की जो मीटिंग्स होती, जो स्ट्रगल होता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, पहली चीज़ तो ये, सरकार जब इस देश के अंदर सरकारें जब कोई चीज़ बनाती हैं तो वो बहुत दूरदर्शिता और रिसर्च से बनाती हैं। तो 2021 में इसकी गाइडलाइंस इशू हुई हैं। पहली चीज़ तो ये ज़िंदगी भर चलेगी, एक बात। दूसरा, ये अकेली ऐसी इंडस्ट्री है सर जो गवर्नमेंट जो करना चाहती है अपने देशवासियों के लिए, वो सब कुछ ये कर रही है। गवर्नमेंट कहती है सर वुमेन एम्पावरमेंट हो। अब वुमेन एम्पावरमेंट में भी हर जगह आप LIC के एजेंट भी बनना चाहोगे तो भी 12वीं पास मांगते हैं, लेकिन इस बिजनेस के अंदर कोई एजुकेशन नहीं मांगता। करेक्ट, राइट। दूसरा, आपकी एज 60 साल के बाद गवर्नमेंट आपको निकाल देती है, कहती है भैया आप अपने घर बैठो। हम कहते हैं जी 60 साल के बाद भी आ जाओ आप, राइट। वो 60 साल में भी आके आदमी कमाता है। तीसरा, डिजिटल, गवर्नमेंट कहती है कि इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो पहले दिन से हम लोगों को डिजिटल बनाते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ID डालनी है, आपको चलाना सीखना है, राइट। इसके अलावा आप इसमें बात करेंगे कि गवर्नमेंट को टैक्स भी चाहिए। तो ये अकेला ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग का, प्रोडक्ट बेच कर, जहाँ पर पेपर पे भी टैक्स मिलता है, बिल्कुल वाइट काम होता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स दिया जाता है। अब गवर्नमेंट कहती है कि साहब आपको स्वावलंबन बनना है, जैसे बहुत सारी स्कीमें चला रखी गवर्नमेंट ने,
तो यहाँ पे स्वावलंबन बनना, एक आदमी आता है जो गांव से चल के आया है, जो अनएजुकेटेड है, जिसने दुनिया देखी नहीं है, आप उसको कपड़े पहनना सिखाते हैं, उसको टाई बांधना सिखाते हैं, उसको कैसे स्टेज पे बात करनी वो सिखाते हैं, तो वो एक आदमी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि जो बोल पाता है वही कमा पाता है। एक मतलब बहुत बड़ी बात है ना कि भाई आप अपनी बातों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लेके सारी चीजें हुई। तीसरी चीज ये सर, मतलब अगर आप देखोगे तो कम से कम 7 मिनिस्ट्रीज जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस इंडस्ट्री के अंदर। ट्रैवल को भी काफी बढ़ावा मिलता है इस बिल्कुल इंडस्ट्री ट्रैवल को मिलता है सर। इंटर स्टेट जो है, आज अगर आप मेरे से बात करो तो मैं कम से कम 550 डिस्ट्रिक्ट्स में मेरी प्रेजेंस है। मतलब अब इतना ट्रैवल कर चुके हैं। तो ठीक है, आप ट्रैवलिंग करने जाते हैं, आप कल्चर को, अभी मैं अंडमान गया हूँ, इतनी शानदार जगह है सर, इतनी प्यारी जगह है। तो जो हम सिंगापुर और मलेशिया में घूम के आते हैं, वो अगर आप अंडमान जाके देखोगे तो वो प्योरिटी आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगी। तो आपका घर जैसा माहौल बन जाता है। ट्रैवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर आप जब घर से निकलते हैं ना सर, तो आपको पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। तो आपको समझ में आता है कि मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करूँ। घर में तो सब कुछ मिल जाता है, पता ही नहीं लगता। आप होटल्स में जाते हो, 5 स्टार होटल्स के अंदर, घर में तो बर्तन उठा के आदमी रख देता है कि भाई मैंने खाना खाया, मैं रख देता हूँ। लेकिन वहाँ पे होटल में जाता है, कंपनी के साथ काम करता है, तो वो कल्चर सीखने को मिलता है उसे कि कहाँ कैसे करना है, क्या करना है। जी लाइक सर, इस इंडस्ट्री के बारे में बोला जाता है कि ये 26,000 करोड़ या 21,000 करोड़ या 30,000 करोड़ की पिछले 30 सालों में हुई है। लेकिन क्या इसके अंदर वो वाले टर्नओवर को जोड़ा जाता है जो आज 1 लाख से ज्यादा नेटवर्कर जगह जगह ट्रैवल कर रहे हैं, जगह जगह होटल्स में खाना खा रहे हैं, जगह जगह होटल्स में स्टे कर रहे हैं, जगह जगह घूमने जा रहे हैं। ये जो टर्नओवर बढ़ रहा है जिससे हमारी जीडीपी या हमारे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, क्या वो वाला टर्नओवर भी इसमें जोड़ा जाता है? सर नहीं जोड़ा जाता। उसमें मैं बताता हूँ आपको, जब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुलती है तो प्रिंटिंग का काम कराती है। वो प्रिंटर जो है 50 कंपनियों का काम करता है, तो उस प्रिंटर का जो टर्नओवर है करोड़ रुपए का, वो उसमें नहीं जुड़ रहा। जबकि सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग आज की डेट में आपके लीफलेट्स प्रिंट्स होते हैं, आपके लेबल्स प्रिंट्स होते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स प्रिंट्स होते हैं, आपकी स्टेशनरी प्रिंट होती है, आपके पोस्टर्स बैनर्स प्रिंट होते हैं। इवेंट इतने सारे सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सेलर्स कर रहे हैं, उन पे खरबों रुपए का जो वो हो रहा है, वो तो कोई काउंट ही नहीं कर रहा। उसके बाद इन्वॉल्व हो जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका सीए है, वो और कंपनी को भी देखता है, हमको भी देखता है। लेकिन जितना टर्नओवर, जितने लोगों का टीडीएस भरना, जितने लोगों की चीज़ें करनी है, उसका टर्नओवर एक सीए की फर्म का। उसके अलावा जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट हैं आपकी कंपनी में, आप 100 प्रोडक्ट ले रहे हैं, किसी से जड़ी बूटी ले रहे हैं, किसी से बॉटल्स ले रहे हैं, किसी से रुई ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, तो वो जो टर्नओवर है उनका, ट्रेडिशनल में जो लोग बैठे हुए हैं, जो ट्यूब प्रिंट कर रहे हैं, जो डब्बे प्रिंट कर रहे हैं, जो लोग रॉ मटेरियल्स बना रहे हैं, उनका टर्नओवर इसमें काउंट नहीं होता। जो वीडियोग्राफर्स हैं, जिनके कैमरेज हैं, जो अपना वीडियो शूट होता है वो, इसके अलावा जो डांसिंग ग्रुप्स हैं, जो ग्रुपों में जाते हैं, इवेंट्स के अंदर जाते हैं, वो लाख 2-2 लाख ले जाते हैं। जितने बड़े सिंगर्स हैं वो लाइव उसमें जाते हैं, कंसर्ट में डायरेक्ट सेलिंग के। जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो जाते हैं, जब सेलिब्रिटीज़ के हाथ से अवार्ड कंपनी दिलाती है, उनका टर्नओवर। उसके अलावा जितने होटल्स चल रहे हैं आज, जिम कॉर्बेट से लेके पूरे इंडिया और एशिया के अंदर जितने होटल्स चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा टूर जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कर रही हैं, तो उन होटल्स का, उस इंडस्ट्री का टर्नओवर। तो मैं आपको 1000 चीज़ ऐसे गिना सकता हूँ कि इसका टर्नओवर उन सबका काउंट करें तो सबसे ज़्यादा है। आज बड़े बड़े ग्रुप जो हैं इस इंडस्ट्री में आए हैं। आप मुझे बताइए सर, हर आदमी आज की डेट में रेफरल पे काम कर रहा है, चाहे जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो क्या कह रही हैं, आप जुड़ो, आप लोगों को जोड़ो, आपको कमीशन मिल जाएगी। और ये तो इतना शानदार काम है, जो वाइट काम होता है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। आप सोचिए, हमारे देश के अंदर प्रॉपर्टी बिकती है, प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है तो उसमें से जो स्टैंप ड्यूटी जाती है वो मेरे ख्याल 30 या 40 लाख की जाती है। 60 लाख आदमी ब्लैक में दे रहा है। तो ये तो सरकार की चोरी है ना एक तरीके से, लेकिन उसको लीगल मानता आदमी। हम यहाँ पर कहते हैं कि साहब आपने 10,000 दिए, 10,000 का हमने सामान दिया आपको, और 10,000 के ऊपर आपका जीएसटी पे कर दिया, तो इससे बेहतर काम क्या हो सकता है? हाँ, सही और गलत हर चीज में। भाई सही लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, गलत लोग भी पॉलिटिक्स में हैं। आप बॉलीवुड में जाइए, सही लोग भी हैं, गलत लोग भी, हर जगह सही और गलत हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी है। डायरेक्ट सेलिंग 1995 में इंडिया में शुरू हुआ सर, अगस्त के अंदर, और तब से चल रहा है। पहले अपॉर्चुनिटी बताते थे, अब आदमी आपसे पूछता कौन सा प्लान है, कैसा है, क्या ट्रेंड बदल रहा है। बट डायरेक्ट सेलिंग अच्छी चलेगी, और इस देश की बेरोजगारी को, सबसे बड़ी बात सर, आदमी आपने देखा होगा आजकल सुसाइड कर लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर है, वो कहीं बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसने गोली मार ली। आपने आए दिन ऐसी न्यूज़ देखते हैं। ये वो लोग हैं जो मानसिकता से ग्रस्त हैं,
जिनको कोई नॉलेज नहीं कर रहा, कोई फीडिंग नहीं कर रहा। हमारे डायरेक्ट सेलिंग में क्या, आदमी 2 करोड़ रुपए के नीचे, 3 करोड़ के नीचे, लेकिन बिंदास है। तो क्यों? वो मोटिवेशन के अंदर रहता है, उसके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता है, यस कोई बात नहीं यार मैं कर सकता हूँ। तो मैं भी किसी से मिला था सर कहीं पे, तो उनसे मैंने बात की कि भाई आपने 15 करोड़ रुपए, 80 करोड़ रुपए, वो बताया था कि यार 80 करोड़ रुपए मेरे को लॉस हुआ डायरेक्ट सेलिंग में। तो मैंने कहा तो बहुत बड़ा, 80 करोड़ तो बहुत होता है सर, तो आदमी तो सुसाइड कर ले ऐसे में, बहुत सारों की मानसिकता ऐसी। कह रहा सर 80 करोड़ तो इसका मतलब मैं 80 करोड़ का आदमी तो हूँ। बोला जवाब उसका इतना जानदार था कि सर 80 करोड़ के आदमी है तभी तो हम 80 करोड़ का घाटा कर पाए। तो ये जो थॉट है, ये जो माहौल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दे पाती हैं, ये जनरली नहीं मिलता है। और ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है। आज यूनिवर्सिटीज के अंदर, सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर इसका कोर्सेज हो रहे हैं, आज नए नए ऑनलाइन स्कूल खुल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेनर्स जो दूसरी जगह जाते थे, आज उनकी दुकानदारी इसी से चल रही है। उन्होंने एमएलएम कभी नहीं की, डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं की, लेकिन उनकी दुकानदारी डायरेक्ट सेलर से हमारे महीने के करोड़ों आपसे आएंगे, एक दिन का 6 लाख 7 लाख 8 लाख लेके चला जाएगा वो, तो वो उनका भी चल रहा है। तो हम जैसे लोग क्यों आए ट्रेनिंग में? हमारा भी आने का पर्पस, टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, उसका टैक्स दे रहा है, इनकम टैक्स अलग दे रहा है। तो वो सारी इंडस्ट्री इससे इंटरकनेक्टेड है। कोई कहता है कि आज पॉलिटिशियंस है सर, पॉलिटिशियन कंपनियों में आते हैं, पॉलिटिशियंस को सम्मानित करते हैं। और आज अभी आपने देखा होगा वुमेन्स डे के ऊपर स्मृति ईरानी जी आई थी हैं, और इतनी सारा वहां पर सिस्टम हुआ, पीयूष गोयल जी। तो गवर्नमेंट को भी पता लग रहा है कि यार ये चीजें अच्छी हैं और बेरोजगारी हटाई जा रही है, तो धीरे धीरे इसका और पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पे पड़ने वाला है। वो मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन बड़े ग्रुप्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं जो अपनी कंपनियां चला रहे हैं। सर की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मतलब कि वैसे बोला जाता है कि 26,000 करोड़ की इंडस्ट्री है ये, मतलब एक बड़ा अमाउंट होता है 26,000 करोड़, लेकिन एक्चुअल में 26,000 करोड़ की नहीं है, ये इससे कई गुना ज्यादा है। Exactly. क्योंकि वो टर्नओवर इसमें जोड़ा ही नहीं जाता, जो इसकी वजह से बहुत सारे इतने माइनर पॉइंट सर ने ऐड कराए हैं, उसके बावजूद भी भूल गए होंगे बहुत सारी चीजें। अगर सारी लिस्ट बनाने को सर को बोलें और शाम को सर उसको आप लोगों को बताएं वीडियो में आकर, तो ये मान के चलिए कि 26 लाख करोड़ का टर्नओवर शायद ये इंडस्ट्री कर रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बहुत शानदार जवाब दिया आपने। इस बिजनेस से अगर हम कंपेयर करें सर, वैसे कंपैरिजन मुझे लगता नहीं करना चाहिए, ये बिजनेस बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी लोग कंपेयर बहुत करते हैं। इस बिजनेस से अगर कंपेयर करें अदर प्रोफेशंस की, जैसे कुछ लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, कुछ लोग डांसर, एक्टर, सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं। तो वहां पर उनको लगता है, जो लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पुलिस में जाना चाहते हैं, आईपीएस आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पर लोगों को लगता है 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करेंगे और सफलता मिल जाएगी। ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, इसमें क्या मान के चले सर एक नया व्यक्ति कि यहाँ मैं आऊंगा और आकर मुझे सफलता इतने दिन में तो मिल ही जाएगी? जी, आपका क्या मानना है और दर्शक भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि हर दिन एक डायरेक्ट सेलर ये फेस करता है। पहली चीज तो ये सर कि जो आदमी जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, उसका एक तो फैमिली का प्रेशर होता है कि फैमिली चाहती है भैया मैं डॉक्टर हूँ तो तुम भी डॉक्टर बनो, या पॉलिटिशियन बनो। उसी तरीके से कुछ आदमी का माइंड सेट होता है। आज जमाना चेंज हो रहा है, लोग अपना डिसीजन लेते हैं, बच्चे खुद समझदार हैं कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। आज सक्सेस का नाम क्या है सर? पैसा। जिस प्रोफेशन में पैसा आपके पास आप कमा सकते हैं वही सक्सेस है। आप चाहे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, क्या है। अब कंपैरेटिवली अगर आप बात करें, वकील एक बहुत सक्सेसफुल वकील कितने % रेशियो है? मुश्किल से 1 या 2%। जी, आप अगर 1 लाख वकीलों को उठाओगे तो मुश्किल से 2% होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, जो अपना बढ़िया तरीके से सिस्टम उनका चल रहा, नाम भी चल रहा, सारी चीजें हैं। बाकी सब स्ट्रगलर ही है, राइट। कोई नोटरी बना के दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2, आप डॉक्टरी में भी आ जाइए तो डॉक्टरी में भी आपको करोड़ों रुपए तो लगाने पड़ते हैं। आज आप MBBS में एडमिशन लेंगे तो 1.5 करोड़ का मेरे हिसाब से खर्चा है। उसके बाद 8 साल प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद जाके आपको प्रोफेशन मिलता। तो ये सारी चीजें कब आदमी कामयाब कब हो रहा है? जब वहां पर करोड़ों रुपए लगा रहा है और आपका 10 साल वहां पर लगा के वो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई भी कर रहा है, कोचिंग भी ले रहा है और फोकस होकर सिस्टम में लगा हुआ, तब जाके सक्सेस मिलती है। डायरेक्ट सेलिंग में आदमी क्या करता है, इसे क्यों लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं? क्योंकि आते ही पहले दिन ही वो कहता है मैं करोड़पति बन जाऊं। वो सीखना नहीं चाहता। जब उसको बोलते हैं कि भाई ट्रेनिंग है
और ये कमी ना सिर्फ डायरेक्ट सेलर में है, जो चलाने वाले उनमें भी कहीं में कमी है कि आपका अगर ग्रुप चल रहा है। मैं भी एक कंपनी की ट्रेनिंग करके आया था 3 दिन की, तो वहाँ पर क्या हुआ सर कि ग्रुप आया, एक डांसिंग ग्रुप, 8-10 लड़कियाँ आई, 2 घंटे 1.5 घंटे वो डांस वांस किया उन्होंने, चली गई। उन्होंने करीब 1-1.5 लाख रुपए चार्ज किया 1 घंटे का। तो वो 1.5 लाख रुपए उन्होंने पहले एडवांस में दिया और वो चले भी गए। अब इससे मुझे बताइए बिजनेस में क्या ग्रोथ होगी। लेकिन जो ट्रेनर है वो जब अपनी फीस मांगता है कि साहब 1 लाख रुपए मेरे हैं एक दिन के, तो उनको लगता है कि यार इसे भी टुकड़ों में दें, जब तक लटका लें 2 महीने 3 महीने, तो एजुकेशन पे फोकस ही नहीं हो रहा। अब डायरेक्ट सेलर आया, वो मीटिंग अटेंड नहीं करता है, उससे कहते हैं जूम पे आओ, तो कह रहे सर जूम पे वो ऑन करके कुछ और ही कर रहा होता है। दूसरा उससे कहोगे जी ट्रेनिंग है, इसमें 12,000 रुपये का आपका फीस है, होटल में रहना है और आपको ट्रेन करना है, तो उसमें लोग कहते हैं कि सर नहीं, कंपनी को फ्री करना चाहिए। भाई क्यों फ्री करना चाहिए? आप आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हो, ट्यूशन फ्री में पढ़वाते हो क्या? आईएएस की कोचिंग करवाने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को आप दूर कोटा में बेच रहे हो या दिल्ली भेज रहे हो कहीं पर, उसके लिए पैसा भी खर्च करते हो, रूम भी अलग से देते हो और फीस भी भरते हो, फिर भी कोई गारंटी नहीं कितनी बार वो क्लास कर रहा कितनी नहीं कर रहा। तो अगर मैं कहना चाहूँगा, जितना डेडिकेशन हम अदर प्रोफेशंस में लगाते हैं, लाइक वकील में, इंजीनियर में या फिर दूसरे बिजनेसेस में, उतना ही डेडिकेशन उसका अगर 15% भी आदमी यहाँ पर लगा दे तो उससे 1500 गुना ज्यादा सक्सेस पाई जा सकती है यहाँ पर। कितना टाइम मान के चले सर कि सर कम से कम 3 साल डेडिकेशन के साथ लगना पड़ेगा। आप ऐसे समझे कि मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है, 3 साल की मेरी डिग्री है, मुझे करनी पड़ेगी, मुझे फोकस होना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, एक ही भानुमति के पिटारे में बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप फोकस होके जब आप एक बच्चे को एडमिशन कराते हैं तो सोच समझ के कराते हैं, तो कि कौन से स्कूल में पढ़ेगा, 12th तक है या नहीं है। तो आपने एक बार एडमिशन करा दो तो आप 12 साल के लिए फ्री हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको कैरियर बनाना है तो आपको पहले रिसर्च कर लो। भैया जैसे 10 स्कूलों में अपने बच्चे के लिए घूमे ना, ऐसी 10 कंपनियों के प्लान या चीज़ें आप समझ लो पहले, कौन सही है कौन गलत है, लीगल है नहीं है, फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा। जब जुड़ जाते हो तो फिर सोच इफ एंड बट नहीं आने चाहिए। तो अब क्या होगा, आपने जब उसमें करना शुरू किया तो आपकी केजी एलकेजी ऐसे शुरू हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे, तो पर साल आप समझ लो एक क्लास में मुझे पास होना है। सर जब तक आप ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे तो आपको अल्टीमेट सक्सेस मिलेगी। ऐसे लोग जो लोग एक जगह टिक के काम कर रहे हैं और जो अच्छे स्कूल बोलूँगा तो अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नई कंपनियां अच्छी नहीं आनी चाहिए और अच्छी कंपनियां नई भी हैं, बट आपको डिसाइड करना है कि आपको, लेकिन डेडिकेशन के साथ कम से कम 3 से 5 साल आपको लगने पड़ेंगे। और उसके बाद कोई भी डिस्ट्रक्शन आए, कोई भी चीज़ आए तो उससे आपको बचना है। सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। इसमें एक क्वेश्चन और सर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि डेडिकेशन 3 साल बोला आपने, डेडिकेशन का मतलब थोड़ा सा समझाइए सर कि डेडिकेशन क्या होता है। मतलब एक लड़का डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है तो शायद वो मूवी से बाहर हो जाता है, रिश्तेदारी से बाहर हो जाता है, उस साइड देखता नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग करने वाला जो लीडर होता है, लड़का होता है या घर का कोई भी सदस्य हो सकता है, हाउस वाइफ भी हो सकती है, किसी बच्चों के फादर भी हो सकते हैं, वो लोग इसमें डेडिकेशन क्यों नहीं दे पाते या डेडिकेशन में क्या कमी करते हैं कि जिसको डेडिकेशन, किस चीज को डेडिकेशन माना जाए? उसका एक कारण है सर बहुत बड़ा। जब आप देखिए, जब मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ, जैसे शादी होती है तो शादी से पहले लड़की वाले और लड़के वाले पहले तो घर जाते थे, आजकल कॉमन प्लेस पे मिलते हैं, किसी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी, जी घर क्या जाना है, कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, बात बनी तो वहीं पे अपना रोका टाके कर देंगे। तो अकेला लड़का लड़की नहीं जाते कभी भी, ना हम भेजते हैं। और अगर वो अकेला करते भी हैं तो हमें लगता है हमारी ईगो हर्ट हो गई है, तो हम कहते हैं नहीं ये नहीं शादी होनी चाहिए। तो जब पूरी फैमिली जाती है लड़की के साथ, उधर लड़के के साथ पूरी फैमिली आमने सामने बैठ गए किसी रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी कॉमन प्लेस पे, आपस में बात करते हैं, क्या करते हैं, फिर थोड़ी देर में लड़के लड़की को अलग बिठा दे, भाई तुम बात करो हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है चीज़ ओके होगी तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं तो चले जाते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने किसी को बुला लिया तो वो अकेला आया। पहली चीज, जब वो अकेला आता उसने देखा यार यहाँ तो लोग 2-2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, यहाँ तो इतनी अच्छी इज्जत होती, इतना पॉजिटिव माहौल है, वो पूरा जोश में जाके और अपने घर में जाके बताता है। जैसे वो एक सुंदर लड़की से मिला है, आज एक लड़की से मिला हूँ जी बहुत बढ़िया और ये वो, तो घर वाले कहते हैं अच्छा
तो इतना बड़ा हो गया। तो अब जब वो जाके बताता है तो घर वाले उसे देखते हैं ऐसे जैसे मंगल ग्रह से आया ये, क्योंकि उनके जीवन में तो क्या हुआ है कि एक नॉर्मल सी लाइफ होती है, 20-30 हजार रुपए की सैलरी होती है, सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, ये जिंदगी है। अब वो कह रहा है जी नहीं, 2 लाख रुपए, अब 3 लाख रुपए मेरे को महीने भी मिलेंगे, विदेश यात्रा भी मिलेगी, मेरा फोटो मैगजीन में भी छपेगा, मेरा इंटरव्यू भी आएगा, और हो सकता है 5 साल बाद में रिटायरमेंट ले लूँ। तो लोगों को, घर वालों को यकीन ही नहीं होता। तो इसका सबसे अच्छा जरिया ये है सर कि पहली चीज, जब किसी आदमी को अपना करियर बनाना तो अपनी फैमिली में आपके पेरेंट्स को लेके बैठे, कंपनी के साथ या अपलाइन के साथ या जो आपको बता रहा है उसके साथ। तो वो जब सारे समझेंगे ना, जब क्वेश्चन क्रॉस होंगे तो या तो करेंगे नहीं, और ये करेंगे तो उनकी समझ में भी आ जाएगा। अब एक आदमी ने कर लिया ज्वाइन, चलो जैसे मान लीजिए हमारे केसेस तो रेयर होता है, किसी ने ज्वाइन कर लिया, पेरेंट्स को पता नहीं है, तो पेरेंट्स क्या, उसको वो जा रहा है शाम को मीटिंग हो रही है, क्योंकि हमारी मीटिंग या तो होटलों में होती है डायरेक्ट सेलिंग की। अब कोई फीमेल है, उसने बेचारी ने ज्वाइन कर लिया, हाउस वाइफ है, तो अब उसको लगा कि 5 बजे 6 बजे मीटिंग है होटल के अंदर। तो अब वो अपनी सासू माँ को कहते हैं कि जी मेरे को तो मीटिंग में जाना है। कहाँ जा रही है? होटल में। तो चकसू कान खड़े हो गए, और होटल में ऐसे कौन सा धंधा शुरू कर दिया, होटल में जा रही शाम के टाइम। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ। तो इसी तरीके से अगर हस्बैंड जा रहा है तो वाइफ को प्रॉब्लम है, वाइफ जा रही तो हस्बैंड को प्रॉब्लम है। तो इसका जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि फैमिली ज्वाइंटली बिजनेस को देखे, समझे और उनको इन्वॉल्व करे। जब वो इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो उनको पता रहेगा, जब होटल में सासू माँ भी जा रही है साथ में, और जब देख रही है कि यहाँ पे 20 फैमिलीज पे 30 फैमिलीज हैं, तालियां बज रही हैं, मालाएं पहनाई जा रही हैं, और ये सिस्टम बता रहे हैं, हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, या फिर पैसों के बारे में बता रहे हैं, कामयाबी के बारे में बता रहे हैं, तो उसको समझ में आएगा हाँ चलो ठीक है, बढ़िया जगह जा रही है, राइट। तो आपको घर का सपोर्ट मिलना। अब आदमी लड़ कहाँ रहा है? इधर तो लड़ रहा है फील्ड से कि मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, लोग यकीन ही नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलर के ऊपर मीम्स बनती है कि भैया आया वो टाइप देखा गांव के अंदर दिखा रखा है, गोबर उठा रहा है, और वो कह रहा है जी हाँ मेरी मर्सिडीज आ रही है। तो ऐसी मीम उल्टी सीधे लोग बना रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि पहले दिन तो कार आएगी नहीं। अब यहाँ तो उसे पता है कि मैं प्लान में जब टॉप लेवल पे पहुंचूंगा, उस लेवल पे मुझे कार गिफ्ट में मिलेगी, या मैं उतने से कार खरीद सकता हूँ। तो अब वो मैच ही नहीं कर पा रहा। घर में प्रेशर ये है कि भाई तू कुछ कमा क्यों नहीं रहा, क्योंकि पहले दिन तो पैसा आएगा नहीं, ग्रेजुअली काम करना होता है, उस तरीके से उस लेवल का काम होता है। तो अब हो ये रहा है कि वो इधर भी फाइट कर रहा है, इधर भी फाइट कर रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है, वो स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके साथ दिक्कत आ जाती है। तो फिर या तो वो छोड़ के जॉब में लग जाता है कि चलो पार्ट टाइम करूंगा। अच्छा, पार्ट टाइम लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। कोई पार्ट टाइम क्रिकेटर नहीं बना, कोई पार्ट टाइम राइटर नहीं बना, कोई पार्ट टाइम नेटवर्कर नहीं बना। जो भी होता फुल टाइम होता, नहीं तो नहीं होता। एग्रीड? तो अब वही चीजें सर यहाँ पे राहुल सर कि आज की डेट में आदमी डेडिकेशन के साथ इसलिए नहीं लग पा रहा, उसने मेहनत की 4-6 महीने, और जब कमाने का टाइम आया, जब लोग बनने शुरू हो गए, 99% लोग डायरेक्ट सेलिंग तब छोड़ते हैं जब उनका कमाने का समय आता है। वो स्ट्रगल करता है, पैसा लगाता है, मीटिंग करता है, अटेंड करता है, जब उनका ग्रुप बन जाता है तब वो छोड़ देते हैं। तो कहानी ये कि आपको ये सोचना है कि भाई या तो आप अपनी फैमिली को उस तरीके से चीजें करो कि भाई उनका मेंटल प्रेयर, मेरे को 3 साल पढ़ रहा हूँ, 3 साल तक तो पैसा ही नहीं आएगा। अब आप देखो कैसे करना है। लेकिन 3 साल में गारंटी है कि अगर आप ढंग से काम करें, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कंपनी के रूल्स को मान रहे हैं, आप बैठ जाइए। पहले आप कंपनी के लिए काम करते हैं, सिस्टम के लिए काम करते हैं, फिर सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो अब वन मैन शो काम कर रहे हो, आप ही को सब कुछ करना तो नहीं चल पाएगा, आपको अपने जैसे डुप्लीकेट्स तैयार करने पड़ेंगे। सर डेडिकेशन के ऊपर आपने बताया, इसके अंदर एक क्वेश्चन और जो मैं बहुत सारे लोगों को उस परेशानी में जूझता देखता हूँ, काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस एक नेटवर्कर की लाइफ में आते हैं, और वो खुद भी क्रिएट करता है, परिवार भी क्रिएट करते हैं, दोस्तों की तरफ से भी होता है, रिश्तेदारों की तरफ से भी होता है, समाज की तरफ से भी होता है। इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और एक नेटवर्कर इससे बाहर नहीं निकल पाता। किस किस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उनसे कैसे बाहर निकले, इस पर सर कोई? सर डिस्ट्रैक्शन तो हर चीज का, सबसे पहले तो मोबाइल फोन ही आपका डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आपने एक रील करी तो आप उसमें उलझते चले गए। अच्छा, बहुत सारे नेटवर्कर्स का क्या है, वो कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतने ज्ञानी बनना चाहते हैं, इतना ज्ञान लेते हैं कि मान लो उसने डायबिटीज़ का, तो डायबिटीज़ की वीडियो ही देख रहा पूरे दिन, और डायबिटीज़ का उसे सब कुछ पता लग गया। डायबिटीज़ 1 टाइप 1 कौन सी है, टाइप 2 क्या है, कैसे ये रिवर्स होगी, कैसे नहीं होगी। अरे नॉलेज तो आपने ले ली सर, आप दे ही नहीं रहे किसी को नॉलेज।
एक बात। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या है, आदमी का हो जाता है कि चलो पार्ट टाइम ये वाला काम कर लेता हूँ, दूसरा ये, दूसरा भाई आज की डेट के अंदर क्रिकेट का गेम लगा हुआ लोगों को, और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, या फिर घूमने फिरने का, तो बहुत सारी जगह इन्वॉल्व रहता है। अब कई लोगों को मैंने देखा वो 4-5 चीज़ें एक साथ करना चाहते हैं। वो पॉलिटिक्स में भी नेता भी बनना चाहता है और नेटवर्किंग भी करना चाहता है, वो एक्टर भी बनना चाहता है फिर नेटवर्किंग करना चाहता है, वो क्रिकेटर भी बनना चाहता है नेटवर्किंग भी करना चाहता है, रिश्तेदारों के सारे रिश्तेदार, हाँ सारी शादी अटेंड। उसे ऐसा लगता है कि मैं नहीं गया तो सारे फेरे नहीं होंगे, जबकि ऐसा है नहीं भाई। शादी सारे शादी अटेंड करेगा, खासकर ससुराल वालों की तो वो छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद जितने बर्थडे होंगे तो जितने तीज त्योहार होंगे उनको सबको मनाएगा, सारी चीजें करेगा वो। ये सब डिस्ट्रैक्शन, और इसीलिए वो स्ट्रगल करता रहता है। क्योंकि आज की डेट में सर मैंने देखा है, आपके पास अगर पैसा है ना, पैसा सक्सेस है, तो आपके रिश्तेदार बहुत बन जाएंगे, राह चलता रिश्तेदार बन जाता है, ठीक है। और आपसे कोई नाराज ही नहीं हो सकता, आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे। जब पैसा नहीं होता आपसे सब दूर चले जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि जब केक कट रहा है तो आपका अब इंतजार हो रहा है या केक वैसे ही कट रहा है। ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज हैं सर, जब तक मोमबत्तियां नहीं लगती केक पे, जब तक वो बंदा ना आ जाए। करेक्ट। ऐसे लोग जो कामयाब लोग हैं यार, वो आएंगे तभी होगा खाना चालू। बारात आ गई है, सब कुछ हो गया नहीं, और नेताजी आएंगे तभी होगा काम। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम अपनी पर्सनालिटी को वैसा डिजाइन करें, और कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है जो मुझे लगता है सर, इसमें कोई भी किसी को नहीं रोक सकता, माँ बाप भी नहीं रोक सकते, कितना पीछे रहेंगे माँ बाप आपके साथ। तो आपको सवेरे 1 घंटे और शाम को 1 घंटे, 24 घंटे मिलते हैं हमको। 24 घंटे में सवेरे के 1 घंटा उठते ही, और रात को सोने से पहले 1 घंटे, एक तो मोबाइल से दूर रहे, उठते 1 घंटे तक मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, और अपने आप से बात करनी, आंख बंद करके मेडिटेशन करके। मेडिटेशन नहीं है तो आंख बंद करके बैठ जाओ, और आप ये देखो कि आज मेरे साथ अच्छा, रात को जब सो रहे हो तो अच्छा क्या हुआ, क्या चीज़ें अच्छी हुई मेरे साथ, किसने क्या किया, और मैं इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ, किन लोगों से मिला मैं, किसके अंदर पोटेंशियल है। फिर भगवान को धन्यवाद करना है कि भाई मैं जिस हालात में हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो जो अपना सेल्फ असेसमेंट है, जैसे आपने डायरी बुक बना रखी बहुत शानदार, डायरेक्टर सेलर्स के लिए बहुत शानदार चीज़ है ये। तो ऐसे ही उसको सेल्फ एनालिसिस करना और फिर सोना है। तो जब वो अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा है, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है या आपको माइंड कंट्रोल करे, दोनों में फ़र्क है। तो जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं तो आपकी लाइफ भी आपके साथ कंट्रोल होकर चलती है, और जब जैसा आप सोचते हैं वैसी चीज़ें होती जाती हैं। अब आप सो रहे हैं रात को मोबाइल लेके, मोबाइल में आपने देखी हॉरर मूवी, तो आपकी जो इंद्रियां हैं वो जब सो रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, तो हॉरर चीज़ें तो नजर आएंगी आपको। आप अच्छी चीज लेके सो रहे हैं कि नहीं यार मेरे को इस महीने एक टारगेट अचीव करना, अपने नीचे 10 लोगों को सेट करना, उन 10 लोगों के उसके साथ उनका 1 लाख का चेक पे पहुंचाना है, तो आपको वही चीजें नजर आएंगी। आपको जिस दिन जो कार समझ में आती है, वो आपको लगता है यार मर्सिडीज कार है, तो आपको चारों तरफ मर्सिडीज ही नजर आएंगी, राइट। तो फिर आपको लगता है यार ज्यादा नजर नहीं आ रही है आजकल, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो जब आप नेगेटिव सोचते हैं, जब आप दूसरी चीजों के बारे में सोचते हैं, तो वो चीजें नजर आती हैं, और जब आप अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो आपको वो चीजें नजर आती हैं। जी। नेटवर्कर सर, एक घर के अंदर जैसे 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, एक गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, और एक नेटवर्कर है जी। घर के जितने भी काम होते हैं, चाहे वो उस काम से 1 रुपए की इनकम भी ना हो रही हो, लेकिन माँ बाप को लगता है कि हमारा नेटवर्कर बेटा एकदम खाली है। तो वो कितनी भी बड़ी मीटिंग में कहीं पर भी जा रहा होगा, माँ बाप को पता है कि वो नेटवर्किंग कर रहा है, इससे करोड़ों कमाएगा एक दिन, सपोर्ट पूरा है, लेकिन काम सारे उसी को देंगे। तो आप सर क्या मैसेज देना चाहते हैं ऐसे माँ बाप को? बहुत अच्छी बात है ये। मैं बताता हूँ सर, नेटवर्कर की बात नहीं है, बात ये है कि अगर 4 भाई हैं और 4 भाइयों में एक भाई बहुत पैसे कमा रहा है, चाहे वो छोटा ही है, चाहे वो अनपढ़ ही है, लेकिन उसके पास पैसा है, तो वो हेड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। और जो पैसे नहीं कमा रहा है, जो घर में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, वो वेला हो जाता है। तो ये एक ट्रेंड है कि सबसे ज़्यादा प्यार उसी को मिलता है जो पैसा घर में कमाता है। तो उसका कारण है सर, मैं आपको बताता हूँ। जैसे डायरेक्ट सेलिंग की नहीं है बात, तो यहाँ तो घर में आप 4 भाई हैं, चारों में से अगर एक आदमी कमा रहा है, अब एक आदमी 20,000 रुपये की सैलरी पे काम कर रहा है, ठीक है,
घर में क्या है, वो आके चाहे 5,000 ही देता महीने पे, लेकिन उनको पता है कि पिछले 10-15 साल से ये काम कर रहा है और ये घर में 5,000 रुपये देता है। आप 500 रुपये मांग रहे हो कि मुझे आज मीटिंग में जाना है, पेट्रोल के लिए पैसे चाहिए, तो अब क्या हुआ, तवज्जो कहाँ जाएगा, बेटर कौन सी चीज़ होगी, बेटर चीज़ होगी वो जहाँ से उसको कंट्रीब्यूट मिल रहा है। आप जिस दिन 5 के 10 देना शुरू कर दोगे उस दिन रिवर्स हो जाएंगी चीज़ें, फिर आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, ना पूछेगा, ना कुछ करेगा, आपकी तवज्जो भी वैसी मिलेगी। तो मेन वही है सर, पैसे ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो हमको ये मेंटेन करना है कि मैं अगर चाहूँ, इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहूँ, तो अपना सक्सेस रेशियो बढ़ाऊँ, अपने कार्य की क्षमता को बढ़ाऊँ। जो चीज़ डायरेक्ट सेलिंग में सबसे अच्छी बात पता है क्या है सर, कि कोई ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 12वीं पास करी तो 12 साल ही लगाने पड़ेंगे, नहीं, इसमें आप 6 महीने में भी कामयाब हो सकते हो, बशर्ते कि आप उतना काम कर रहे हो, आपके पास वो रिसोर्सेज हैं, वो टीमें हैं, उस तरीके से आप काम करो, और ऐसा लोगों ने करके भी दिखाया है, राइट। तो जैसे मैं पहला किसी कंपनी के अंदर लेवल अचीव किया, मर्सिडीज अचीव की थी मैंने, फर्स्ट में बना, तो कंपनी का विजन था कि कोई बनेगा साल, 1.5 साल, 2 साल में। मुझे कहा यार ये कहाँ लिखा हुआ है कि 2 साल में कोई बनेगा, मैं 6 महीने में क्यों नहीं बन सकता था, हम बन गए। तो आपने माइंड सेट कर लिया कि मुझे 10,000, 20,000, 30,000 रुपये कमाना है और घर में कंट्रीब्यूट करना। जिस दिन आप कंट्रीब्यूशन शुरू कर दो उस दिन से आपके काम कहना बंद कर देंगे लोग। लेकिन जो लड़का आईपीएस की तैयारी कर रहा है, हाँ जी, वो 4-5 साल तो 1 रुपया भी नहीं देने वाला घर पे, लेकिन माँ बाप को पता होता है कि ये एक दिन कुछ बड़ा काम कर रहा है, कुछ बड़ा देगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करते जी, लेकिन नेटवर्कर को फिर भी करते हैं। उसका कारण है ना सर, उन्होंने आईपीएस को देखा है, उनके रिलेशन में आईपीएस को देखा, आईएएस को देखा है, उन्होंने कलेक्टर्स को देखा है, तो उनको पता है ऐसा बनने के बाद ऐसी चीजें होंगी। डायरेक्ट सेलिंग क्योंकि नई इंडस्ट्री है तो ऐसा लोगों ने दिखा नहीं। मैं कल अभी किसी ऑफिसर के यहाँ पे गया था, आर्मी से रिटायर्ड है वो, मैं वहाँ पे मेरठ में, तो उन्होंने दिखाया, मनोज सर ये मेरी कोठी है डायरेक्ट सेलिंग से, 5 फ्लैट हैं, 2 इधर फार्म हाउसेज हैं, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से। तो अब उसके आजू बाजू जितने लोग हैं, घर वाले, सब उनसे इज्जत करते हैं, उनको सबको पता है कि इस काम को करके ऐसा बना जा सकता है। तो जब तक हम सक्सेस स्टोरीज क्रिएट नहीं करेंगे अपने सोसाइटी के अंदर, तब तक, अभी तो फेलियर ही हो रहे हैं ना सर, 90%, 95% लोग, कि घर से ही पैसा लग रहा है, जा रहा है, खर्च हो रहा है। सक्सेस स्टोरीज क्रिएट कर दीजिए तो लोग आपसे भी वैसे करना शुरू कर देंगे। आज आप देखो 3rd जनरेशन तक डायरेक्ट सेलिंग में आ गई, आप देखते हैं सोशल तो आपका मैसेज माता पिता के लिए, एक मैसेज सर मैं चाहता हूँ कि मैसेज जाए और ये रील लाखों लोगों तक पहुंचे, कि जो माता पिता आज इस, क्योंकि बड़ा काम की शुरुआत हुई है और हर बड़े काम की शुरुआत में घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। घर से सपोर्ट मिल रहा है, घर से उसको बाहर भेजने के लिए पैसा दिया जा रहा है, उसको बाहर रहने के लिए पैसा दिया जा रहा है, और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है इधर उधर रिश्तेदारी में या तीज त्योहारों में उसको बार बार बुलाया नहीं जा रहा। तो ऐसे माँ बाप के लिए सर कोई मैसेज आपकी तरफ से चला जाए? देखिए, माता पिता के लिए औलाद कैसे भी हो बहुत अजीज होती है, बहुत प्यारी होती है, और वो हमेशा सदैव चाहते हैं कि उनका भला हो। तो उनको ये लगता है कि मेरा बेटा अपना टाइम या मेरी बेटी जो टाइम खराब ना करे, अगर ये पढ़ाई कर लेगी तो कुछ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी दुनिया देखी है। अभी ज़माना बदल गया है। तो मैं उन माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ, अगर आपका बच्चा, आपकी बच्ची ये कहती है कि मुझे ये काम करना है, तो उनके साथ जाइए, देखिए और पूछिए कि भैया कौन सी सक्सेस स्टोरी इसमें क्या हो सकता है। तो उनको जब आप इन्वॉल्व करेंगे, जब आप उनको दिखाएंगे, कंपनी के एमडी या कंपनी के जो टॉप लेवल्स के लोग हैं उनसे मिलाएंगे, दिखाएंगे, तो 100% हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा भी नाम रोशन करे। तो जाहिर सी बात है, जब तक उनको अवेयरनेस नहीं है तब तक पेरेंट्स जो है उसको जाने नहीं देते। तो ये बच्चों का भी फ़र्क है कि उनको इन्वॉल्व करें। दूसरी चीज़ कि माँ बाप से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, और हर आदमी, हर पेरेंट्स करता है, तो आपको उनको विश्वास भी करना पड़ेगा, और आपको लगता है कि कहीं कहीं बहक ना जाए, कहीं गलत चीज़ ना, तो आप खुद जाके उन्हें देखिए, चीज़ें करिए और उसके बाद उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि आदमी सबसे लड़ सकता, सारी चीज़ों से लड़ सकता है, और सिर्फ अपने घर की प्रॉब्लम से नहीं लड़ सकता। मैं माँ बाप के अलावा पति और पत्नी को भी ये बात बोलना चाहूँगा, हस्बैंड और वाइफ को भी, कि अगर आपकी वाइफ काम करने जाती है, डायरेक्ट सेलिंग करती है, या आपके हस्बैंड करते हैं, तो बजाय उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के, आप उनके साथ इन्वॉल्व होइए, उस चीज़ को समझिए। क्योंकि जब आदमी बाहर काम करने के लिए निकलता है या लेडी काम करने के लिए निकलती है, तो वो घर में अगर तनाव है, टेंशन है, तो वो दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन घर की टेंशन से नहीं लड़ पाता है, तो वो ना बाहर काम कर पाता है, ना अंदर काम कर पाता है। तो घर में सुख शांति भी रहेगी और चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट करके हम काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर।
सर कुछ लोग इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी मीम्स बनाते हैं। एक तो बड़े फेमस हैं, उनसे मेरी बात भी होती है और बहुत जल्दी पॉडकास्ट में आने भी वाले हैं, मिस्टर उत्तम केवट जी। तो और भी बहुत सारे उनको देखा देखी, अब बहुत सारे और इन्फ्लुएंसर्स आए हैं जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो वो सोचते हैं चलो डायरेक्ट सेलिंग पर ही कोई रील बना देते हैं। exactly. और वो उसकी बाकी वीडियोस पर देखते हैं तो 500 व्यूज हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की कोई रील बनाता है तो उस पर 5 लाख व्यूज आ जाते हैं। उसको लगता है यही कंटेंट बहुत अच्छा है। तो जो हमारे डायरेक्ट सेलर भाई हैं, उन लोगों को ऐसे लोगों की रील्स देखकर वो बड़ा नेगेटिव हो जाते हैं कि यार इसका तो मजाक उड़ रहा है इस इंडस्ट्री का। तो आपका क्या मानना है सर, इस इंडस्ट्री का मजाक उड़ा रहे हैं ऐसे लोग, क्या वो सही कर रहे हैं, या हम लोग ऐसी रील्स को देखकर डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम सही कर रहे हैं? क्या है सर इसके बारे में थोड़ा? सर दो चीजें हैं, देखिए रील्स तो हर एक के ऊपर बन रही है और बनाते हैं लोग। अभी कल मैं देख रहा था किसी 2 पुलिस वालों ने कोई कंधा दे दिया था किसी हाथी को, और उन्होंने रील्स एडिट वेडिट करके डाल दी, तो शायद उनको सस्पेंशन वगैरह कुछ हुआ है शायद। तो रील्स का तो ऐसा सर, आज की डेट में घर के अंदर बच्चा बच्चा रील बना रहा है। अच्छा, चर्चा उसी की होती है जो सफल होता है, कोई चर्चा अननोन चीज की। तो हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जाहिर सी बात है इसमें हाँ उन लोगों का माइंड सेट है अपना, कितना कमा लेंगे और क्या कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो काम मैं कर रहा हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग हम कर रहे हैं, जो अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं, जो इसकी पूजा करते हैं, जिनकी जिंदगी में बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं, तो वो लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इसका एक ही तरीका है सर कि आप जो है सक्सेस रेशियो बढ़े। भाई आज की डेट में अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास 100 लोग आ रहे हैं तो 100 लोग में से 98 फेल नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ 70 भी पास होंगे तब भी दिक्कत नहीं है, 30% भी हो रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पासिंग मार्क में 100 मार्क में से 30% होता है, पास हो जाता है। तो 100 लोगों में से 30 लोग भी कामयाब हो गए। तो जब कामयाबी की रील जो बनेंगी, जो कामयाब लोग हैं, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री से पैसा भी कमाते हैं लेकिन वो पिक्चर में नहीं आना चाहते, वो बोलना ही नहीं चाहते, या उनको आता नहीं है बोलना। तो आई होप कि जितने लोग इस से 10,000 रुपये भी कमा रहे हैं, वो अपनी रील बना के डाले कि भैया मेरी लाइफ में ये चेंज हुआ है और ये चीज़ें हों। तो और अगर किसी को लगता है कि डर लग जाता है, रील देख के नेगेटिव हो जाता है, अब रील में तो सर बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, आत्माएं दिखाई जाती हैं, रोड पे चल तो रोड पे चलना बंद कर दे आदमी। तो कहने का मेरा मतलब ये कि इन चीज़ों से बचने के लिए आपको एक सही संगति का असर है, सही संगति में रही और अच्छी रील बने। ऐसे लोग तो सर कभी रोक नहीं पाओगे आप। मोदी जी के ऊपर उल्टे सीधे, आज देखो AI के साथ आज वो कितने गंदे गंदे भद्दे भद्दे वीडियोस बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, बताने देखो उनका काम है, वो उनके संस्कार हैं, उनके माँ बाप ने उनको शायद यही सब सिखाया होगा। और जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो अच्छे के लिए संस्कार पे काम करें। तो वी कैन नॉट स्टॉप दोज पीपल्स। और चर्चा करते रहें, कोई बात नहीं है, हम सक्सेस रेशियो बढ़ाते रहेंगे, यहाँ पे हम नए लोगों को ट्रेंड करते रहेंगे, लोगों को सक्सेस स्टोरी बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है उससे ज्यादा फायदा होगा। मतलब सीधी सी बात, सीधा सा जवाब कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमारे ऊपर रील्स बन रहे हैं। सर शानदार। सर इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लोग ट्रेनर बन गए। ट्रेनर बोले तो जिन्होंने लाइफ में कुछ हासिल नहीं किया, किसी कंपनी में आज भी काम कर रहे हैं, और महीने की चेक की बात करें तो सिर्फ 10,000 रुपए का आ रहा है, 20,000 का आ रहा है, लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर से बैठकर ही टीम को लीड कर रहे हैं। मतलब ये बिजनेस आपकी नज़र में क्या घर से बैठ के हो सकता है, या इसके लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा? सर 100% निकलना पड़ेगा। और घर से देखिए, जन्मभूमि और कर्मभूमि में फर्क होता है। जितने भी सक्सेस स्टोरीज आपने देखी होंगी, उनकी जन्मभूमि कुछ और थी और कर्मभूमि कुछ और है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ले लीजिए, इनकी जन्मभूमि तो गुजरात थी लेकिन कर्मभूमि आज दिल्ली है। ऐसे किसी भी आर्मी ऑफिसर्स को ले लीजिए, किसी IAS को ले लीजिए, तो हर आदमी का, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद में पैदा हुए, यूपी के हैं वो, लेकिन उसके बावजूद मुंबई के अंदर उनको कामयाबी मिल गई। तो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों अलग है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक अपने आप में प्रॉपर बिजनेस है, इंडस्ट्री है। आप ठीक है, हमारे पास सिस्टम है, जूम कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए सर कि जब मैं और आप आमने सामने बैठे, ये तो हम जूम पे भी कर सकते थे, वो फीलिंग्स ही नहीं आती। करेक्ट, राइट। जो भावनाएं हैं, जो वेवलेंथ लेंगे, जो मेरी एनर्जी आपसे ट्रांसफर हो रही है, आपकी मेरे को ऊपर हो रही है, वो जो फिजिकल आप मिलते हैं, फर्क पड़ता है। आप एक तो फोन करते हो किसी को कि भाई आप जो है शादी में आ जाना और मैं कार्ड देने भी आ रहा हूँ, खैर वो एक ट्रेंड है। लेकिन अब जब आप किसी से मिलते हैं पर्सनली, तो आदमी सारे काम छोड़ के आपको टाइम देता है, आपका वेलकम भी करता है, आपके साथ चाय कॉफी भी पीता है। लेकिन जब आप ऑनलाइन होते हैं तो वो 90% अवॉइड करता है, उसका ध्यान कहीं होता है। जैसे मैं जूम पे देखता हूँ कई बार, तो जूम पे लोग क्या करते हैं, सिर्फ अटेंडेंस करने के लिए ऑन करके कैमरा, वो मैडम जो है खाना बना रही है किचन में, वो बेलन चल रहा है,
उधर से रोटी सीख रही है और इधर से ट्रेनिंग भी चल रही है। इसका क्या मतलब है मुझे बताइए? जब आप भगवान के दरबार में जाते हैं, आप कहीं पे भी इबादत करते हैं, जब पूजा करते हैं, तो आप फ़ोन वोन सब बंद कर देते हैं। उसके बाद भगवान के आगे बैठते हैं, फिर आपका कनेक्शन होता है, फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं या आप कहते हैं भगवान सुख शांति रखना। आप गुरुद्वारे में जाइए, कहीं भी जाइए, कितना सुकून मिलता है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है चारों तरफ, राइट। उसी तरीके से जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, जब किसी प्रोस्पेक्ट के पास होते हैं, पहली चीज़ तो व्यवस्था हो जाती है उस आदमी की सुनने की आपकी। जब सुनता है तो उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है, आपसे बात करता है, एक ऑरा मैच करता है। 25% तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका ऑरा, आपका बॉडी लैंग्वेज है, उसी से अट्रैक्शन हो जाता है। बंदा डिसाइड कर लेता है कि दीज आर द गुड पीपल, इनके साथ हमें काम करना है। उसके बाद 25% होता है कि आपने कंपनी का बैकग्राउंड और अच्छी कंपनी बताई, वो हो गया। 25% उसका जो हो गया कि भैया ठीक है, मैं इसको सिस्टम में जो है प्रोडक्ट मेरे को मिल रहे हैं, चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले दिन उसका अट्रैक्शन है आपको ज्वाइन करता, वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता। तो जब तक आप जाएंगे नहीं, टच एंड फील नहीं करेंगे, आप एक पेशेंट लेटा हुआ है, अब आप उसे घर से वीडियो कॉल करके देखते रहे, तो एक आदमी ऐसा जो हॉस्पिटल में सवेरे शाम मिलने के लिए जा रहा है, तो किससे कनेक्शन ज़्यादा होगा आपका सर? करेक्ट। तो आदमी को लगता है यार देखो हॉस्पिटल में मेरे साथ कोई नहीं और ये बंदा आके बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ के लोगों को लगता है जब ये आदमी मेरे से घर से निकल के आया है। अब मंकी सी मंकी डू, आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका जो डाउनलाइन ऑनलाइन से जुड़ा, कितने % लोग जुड़ जाएंगे सर? 5% में जुड़, क्योंकि जो ऑनलाइन वाला बैठा हुआ है ना, सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, आपको लगता है कि मैं घर से ही सारा काम कर लूँ, तो भैया वो भी देख रहा है जब यही घर से नहीं निकला तो मैं क्यों निकलूँ? कोई घर से निकल नहीं रहा है और कोई बगैर घर से निकले हुए आपसे कोई लेगा नहीं। आप एक सब्जी वाले का एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, मतलब सब्जी वाला हो, बड़ा शोरूम वाला हो, गोल्ड के जो बड़े बड़े शोरूम है, अरबों खरबों रुपए लगा के बैठे हुए हैं वो लोग, तो वो लोग भी घर से निकलते हैं सर, करेक्ट है ना? मतलब तो जूम का गलत मतलब समझ लिया लोगों ने। जूम एक बहुत अच्छा टूल है, बट ये रोज वाला टूल नहीं है। आपको पहले जाके मार्केट में काम करना पड़ेगा, आपको जूम के लायक लोग ढूंढने पड़ेंगे, आपकी जूम सुने कौन? भाई आप इतने बड़े सक्सेस स्टोरी तो हो नहीं कि भाई आप आए और जूम पे तो बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े ट्रेनर्स के लोग नहीं आते, तो आपके क्यों आएंगे? आपने ऐसे कौन सा अचीवमेंट कर लिया? तो यू हैव टू कनेक्ट द पीपल, लोगों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, अपने से जोड़ना पड़ेगा, आपके लोग फैन बने, आप लोगों के फैन बने, लोगों की जिंदगी में आप कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। तब जब ये चीजें होती है ना, आप कहीं जा रहे हैं 2 लोग बैठ के और आपने उसको चाय पिला दी, कहीं पे आपने उसको लंच करा दिया, आपने उसको सर आप बैठो मैं करता हूँ आपको, तो आदमी को लगता है नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा है, तो फिर आपका नेचर पता लगता है, फिर एक टीम बनती है, और विदाउट टीम यू कैन नॉट सक्सीड इन एनीथिंग। आज सरकार चल रही है भारत के अंदर, तो वो टीम है, वो अकेले मोदी जी नहीं चला रहे, उनकी एक पूरी टीम है। तो टीम कैसे बनेगी? ये लोग क्यों ट्रैवल करते हैं, क्यों जा रहे हैं रोज नेतागिरी करने के लिए? आज यहाँ धरना है, आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन है, आज यहाँ पर है, ये सारा इसलिए कर रहे हैं कि लोगों से कनेक्ट हो पाए। जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे। और अगर आप चाहो कि भाई मैं बैठ के काम करूं और सब लोग काम करें मार्केट में जाके, पॉसिबल ही नहीं है। मंकी सी मंकी डू, जो आप करोगे वही आपके लोग करेंगे। लाइक मोदी जी भी बाहर जाते हैं, दूसरे देशों के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं, वो भी तो जूम मीटिंग कर सकते हैं। सर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते ना, क्योंकि जाएंगे, वेलकम होगा, देखेंगे, वहां पर बातें होंगी, कहीं कोई सवाल होंगे, कोई डाउट्स होंगे, तो वो कनेक्शन बनता है। ऐसे कुछ देश उनके दोस्त बन गए आज की डेट में, जापान कितना अच्छा उनका आना जाना हो गया चीज़ों को लेके, उस तरीके से। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो घर बैठकर इस बिजनेस को चलाना चाहते हैं, वो लोग बाहर निकलिए। ये सभी नेटवर्कर के लिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों से, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से काफ़ी सारे लोगों ने इस बिज़नेस को घर से चलाने की कोशिश की है, और ज़्यादा असफल रेशियो इसलिए भी बढ़ रहा है। और जैसे सर ने बताया, जन्मभूमि कर्म भूमि अलग अलग होती हैं, तो मैंने भी अक्सर देखा है, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार 2015-16 के अंदर में आया था सर जी, तो मैंने भी देखा है कि एक लीडर रहने वाला वो कहीं और का है, एक लीडर नोएडा का रहने वाला है, वो हमारे दिल्ली जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ आकर वो अपने बिजनेस को बिल्ड करता था। एक लीडर रहने वाला जयपुर का है, वो जम्मू कश्मीर जाके बिजनेस को बिल्ड कर, मतलब मुझे ये लगता था कि ये बंदा जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। मतलब कि आपको, आप जहाँ रहते हैं वहां से ना जानकर, आप बाकी लोग आपको उस जगह से जाने की जहाँ आपका बिजनेस चल रहा है, जहाँ बिजनेस है वहां आपको होना जरूरी है। तो बहुत बढ़िया सर जवाब दिया। जी सर, थैंक यू। तो एक और चीज सर, सोशल मीडिया के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बीच में भी आपने इसका एक जवाब दिया था जो बिल्कुल इससे रिलेट करता है। सोशल मीडिया का उपयोग करके जी
जैसे फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, ट्विटर चल रहा है एंड इंस्टाग्राम चल रहा है, ये सारी चीज़ों का उपयोग करके एक नेटवर्कर सफलता ले रहा है या असफलता की तरफ बढ़ रहा है? आपका क्या मानना है सर कि इन चीज़ों का कैसे यूज़ करे एक नेटवर्कर, कितना यूज़ करे? सर देखिए, इसकी नीड तो बहुत है, लेकिन सही तरीके से नीड हो। अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों ने क्या कर लिया है कि वो कहते हैं सोशल मीडिया से लोग मिलेंगे। अब जो सोशल मीडिया पे नेटवर्कर्स बैठे हैं, जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब लोगों ने अपना कोई पेज बना रखा है या वेबसाइट बना रखी है या ग्रुप बना रखा है। तो वो क्या करते हैं कि वो भी लोग ढूंढ रहे हैं, आप भी लोग ढूंढ रहे हो। ये तो वैसे ही हुआ, एक तालाब के किनारे पे 100 जो है मछुआरे बैठे हुए हैं, जो कांटा लेके बैठे हुए हैं, और जो है मछली वहां पे एक भी नहीं है। तो अब एक दूसरा मछुआरे को कैसे ज्वाइन करा सकता है? कांटे आपस में भिड़ेंगे। कांटे आपस में भिड़ेंगे, और उससे हो ये रहा है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, ये सारी चीजें हो रही हैं। आपको जाना है, देखिए बिजनेस क्या है, जैसे कहते हैं कि दो चीज बताता हूँ मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में, टॉप ऑफ द माइंड, टॉम टू टॉम, एक जो होता है माइंड सेट होता है आदमी का, कि इसमें जब आप किसी के पास जाते हैं तो टॉप ऑफ द माइंड दो क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाई आई शुड जॉइन दिस कंपनी, मैं क्यों करूं, एंड व्हाट दीज प्रोडक्ट्स बेनिफिशियल फॉर मी, और ये मेरे लिए फायदेमंद कैसे है। अगर इन दो चीज़ों का जवाब आप लोगों को दे पाए तो दुनिया की हर चीज़ इसी फॉर्मूले पे बिकती है और आप बेच सकते हो। क्यों करें और क्या ये मेरे को फायदा पहुंचाएगा, ये हम समझा ही नहीं पा रहे। तो अभी क्या हो रहा है, एक नेटवर्किंग कंपनी है, उसके लीडर को तोड़ के हम अपनी कंपनी में लाएंगे, इससे तोड़ के उसमें लेके जाएंगे, जैसे पार्टी पॉलिटिक्स पे भी हो रहा है। एक है कि आप नर्चर कर रहे हैं लोगों को, आप अपने लोगों को, नए लोग जो आए उनको डायरेक्ट सेलिंग लेके आए, आपने पढ़ाया, टाइम जरूर लग रहा है, 1.5 साल 2 साल 3 साल लग रहे हैं, लेकिन वो जो जनरेशन निकल रही है वो आप ही की है। तो जैसे बहुत बड़ा एग्जांपल मैं आरएसएस का देता हूँ, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में, ठीक है। तो आरएसएस ने क्या किया, लोगों को नर्चर किया, ठीक है। तो जब इलेक्शन होते हैं तो उनके वॉलंटियर्स खड़े हो जाते हैं, आके चीज़ों को खड़े हो जाते हैं, और जितने भी हेल्पिंग वो ग्रुप्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सोशल मीडिया में क्या है, अब एक आदमी बैठा कि फेसबुक पे मैं ऐड डालूं अपनी कंपनी की, अपनी पोस्ट डालूं, लोग जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी का भी डाल रहा है, आप भी डाल रहे हैं, ये भी डाल रहा है, वो भी कार्ड डाल रहा है। आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपके साथ जो लोग जुड़े हैं। अब एक सवाल आता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्या डायरेक्ट सेलिंग में मार्केट कहाँ है, कहाँ पे लोगों को जोड़ो जहाँ ज्यादा लोग मिले। तो लोगों को लगता है फेसबुक पे चले जाओ, इंस्टा पे चले जाओ। मार्केट इंडिविजुअल हर व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जिसने आपको ज्वाइन किया वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मार्केट है। अगर वो 500 लोगों को जानता है और 500 लोगों तक आप प्लान पहुंचा पाए, 500 लोगों से आप मिल पाए, तो उन 500 के भी 5-5 लोग भी आप पकड़ लोगे तो आप सोचिए कितने लोग हो जाएंगे। तो अगर आपके ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ अगर फील्ड में जाके आप काम करें, देखिए 10 मीटिंग होती हैं, जो मैं ट्रेनिंग्स में हमेशा बोलता हूँ, 10 मीटिंग्स होती है। पहली मीटिंग में आपका प्रोस्पेक्ट है, उसके घर पे हमने मीटिंग की या कहीं पे भी हमने मीटिंग की, तो पहली मीटिंग में क्या होगा, 10% ये इंट्रोडक्शन देगा, मेरा अपलाइन का इंट्रोडक्शन देगा, 90% मैं जाके पूरा प्लान समझाऊंगा। दूसरी मीटिंग हमने कहीं और करी, उस मीटिंग में 20% यानी कि पहला और आखिरी, यानी कि स्टार्टिंग ये करेगा, एंड ये करेगा, बीच का 80% मैं करूंगा। उसके बाद तीसरी मीटिंग में 30% अभी कंपनी का इंट्रोडक्शन देगा और बाकी 70% मैं करूंगा, 30% ये कर रहा है। उसके बाद 40% चौथी मीटिंग में क्या होगा, अब इसको हमने ये सिखा दिया कि भाई तूने कंपनी का तो बताना ही बताना है, अब थोड़ा सा प्लान की पहली इनकम आपको बतानी है कि प्लान है किस टाइप का, प्रोडक्ट के बारे में बता देना है। तो अब आपने उसने 40% उसने बताया, 60 हमने। पांचवी मीटिंग अगर हमारी हुई तो उस पांचवी मीटिंग में क्या हुआ, उसने प्रोडक्ट के बाद एक इनकम भी बतानी शुरू कर दी। अब हो गया कि साहब 50% वो कर रहा, 50 आप, ऐसे करके 10वीं मीटिंग तक ये होगा कि जब 10वीं मीटिंग होगी या 9वीं मीटिंग होगी तो 90% वो कर रहा होगा, 10% लास्ट में आप क्लोजिंग करेंगे, और जब 10वीं मीटिंग होगी उसके बाद वो इंडिपेंडेंट बन जाता है, क्योंकि आपने उसको इतना तैयार कर दिया, उंगली पकड़ के सिखा दिया है कि अब वो ये प्रोसेस दूसरे लोगों के साथ करे। लाइक ये कल्चर शायद सर विदेशों में ये कल्चर चलता है जी। तो थैंक यू मनोज सर, थैंक यू राहुल सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतने सारे शानदार क्वेश्चन का आपने जवाब दिया। हमारे जितने भी दर्शक हैं सर से ज़रूर पूरे पॉडकास्ट को ज़रूर आप लोग देखना, और देखने के बाद आपको ये बिल्कुल जानकारी मिली होगी पूरी, एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जीरो से हीरो तक कैसे पहुंच सकता है। सर ने अपनी पूरी जीवनी के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर ये सारी बातों पर अच्छे से जवाब दिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल जो
अभी पेंडिंग बचे हुए हैं, लेकिन एक शो के अंदर, एक पॉडकास्ट के अंदर पूरे नहीं हो सकते थे। तो अगली बार हम सर को जल्दी बुलाएंगे। और आप लोग भी अगर कोई क्वेश्चन सर से पूछना चाहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो ज़रूर इस के अंदर कमेंट करिए। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनको अपनी साइड से कुछ गिफ्ट भी देते हैं। तो मनोज सर हमारे बीच में आए तो हम हमारी तरफ से एक शानदार गोल्डन पेन नज़र को गिफ्ट करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। इससे आपकी तारीफ की का सीधे लिखूंगा मैं। बहुत शानदार सर, और धन्यवाद आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। और आपकी जो पहल है, बहुत बड़ी पहल है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। मेरी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप सुनना चाहते हो, मिलना चाहते हैं, तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, नमस्कार।